जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा जो जीए का पार्ट था। जब हमने हिस्ट्री कर ली थी और हमने कहा था कि हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हमने हिस्ट्री की 8 क्लासेस करी थी, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की तीनों तरह की हिस्ट्री को मैंने उसमें कवर करवाया था। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी। जैसे हिस्ट्री हमने करी थी, पहले टॉपिक डिस्कशन, उसके बाद उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। इस तरह से आपको ज्योग्राफी कराई जाएगी। ज्योग्राफी में मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो कराऊंगा, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी आएगी, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। सबसे पहले हमारी आज कौन सी है क्लास? फर्स्ट क्लास है हमारी ज्योग्राफी की। सबसे पहले आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। कभी भी ज्योग्राफी का नाम आता है, भूगोल का नाम आता है, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। हमारा ब्रह्मांड, हमारी हमारी अर्थ, हमारा पृथ्वी, सूरज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो सबसे पहले यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड क्या है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो उसको कॉस्मोलॉजी कहेंगे, अगर आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो। द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज। ब्रह्मांड को आमतौर पर सभी भौतिक पदार्थों तथा ऊर्जा, ग्रहों, सितारों, आकाशगंगाओं सहित मौजूद हर चीज की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ब्रह्मांड का मतलब क्या है कि आपके आसपास कितनी चीजें, कुछ भी हो, प्लेनेट है, तारे हैं, आकाशगंगा, गैलेक्सी है, जो भी है, ये सारी आपके लिए क्या है? एक तरीके से ब्रह्मांड है। गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी माने अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेस बाउंड बाय देयर ऑन ग्रेविटी। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी हैज एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी आपके अरबों सितारों, धूल, प्रकाश, गैसों की एक विशाल प्रणाली है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 अरब तारे हैं। मतलब हर एक आकाशगंगा, एक इतनी सारी तो आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं। तो ऐसे देखा जाए, अगर मैं हमारी गैलेक्सी की बात करूँ कि हमारी कौन सी गैलेक्सी, हमारी कौन सी आकाशगंगा है, तो वो कौन सी है? हमारी हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आप हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हो। आकाशगंगा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है, हमारे स्टार्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे शाइन बाय एमिटिंग देयर ऑन लाइट। तारे एक तरीके से स्वर्गीय पिंड होते हैं जो गर्म जलती हुई गैसों से बने होते हैं। वे अपना प्रकाश उत्सर्जित करके चमकते रहते हैं। आपके आसपास तारे हैं, तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने खुद देखा है, सूरज भी एक तारा ही है। कॉन्स्टलेशन, तारामंडल। द स्काई इज डिवाइडेड into units to enable the astronomers to identify the position of the stars. These units are called constellation. तारामंडल आकाश को इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि खगोलविद सितारों की स्थिति की पहचान कर सके। इन इकाइयों को नक्षत्र कहा जाता है। देखिए क्या है, जो आपके आप पूरा जो आपका तारामंडल है, जो आपका स्काई है, उसमें हमने पार्ट में बांट रखा है। उससे क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमर जो पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी निकालते हैं, वो आसानी से देख सके कि कहाँ पे क्या है, किसको क्या बांटना है। इस तरीके से इसको आप नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उपग्रह आकाशीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट क्या होते हैं? आप आज के टाइम पे फोन पे बात कर पाते हैं, टीवी देख पा रहे हैं, लाइव मैच देख पाते हैं। क्यों? सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट आपके अर्थ के बाहर रोटेट होती रहती है। ऐसे ही जो आपकी मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की। ठीक है, ये सारा था आपके बारे में, किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, माने सौर प्रणाली। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा पहले होता है सन माने सूरज, उसके साथ 8 ग्रह। 8 9 नहीं, 8 ही होते हैं, 9वां कोई ग्रह नहीं है, 8 ही ग्रह हैं। चलिए सबसे पहले अभी हम काम करते हैं, हम 8 ग्रहों का नाम नोट करते हैं। क्या क्या नाम है हमारे पास 8 ग्रहों के? सबसे पहला जो हमारा ग्रह आता है वो आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका आता है सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में आता है नेपच्यून। ये क्या है आपके? ये 8 आपके क्या है? सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे सबसे नजदीक सन के ये है मार्स, सबसे नजदीक सन के मरकरी है, देन वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। हिंदी में अगर मैं आपको इनके नाम बताऊं तो वो भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण, इसको यूरेनस भी बोलते हैं हिंदी में भी, वरुण तथा नेपच्यून भी इसको बोलते हैं। तो ये आपके हिंदी में थे। तो यही आपके सोलर सिस्टम में यही 8 प्लैनेट्स और आपके सन होता है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं क्या करते हैं, सन के आसपास अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ये इनका, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और इनके साथ में क्या होते हैं, इनके साथ में सैटेलाइट और भी कई सारी बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारी चीजें भी सोलर सिस्टम में आती हैं। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का, ये सब क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा कुछ फैक्ट्स, किसके बारे में, सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सूरज की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, वो है आपकी 149 मिलियन किलोमीटर। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, वो लगता है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स, कुछ तथ्य ग्रहों के बारे में। देखिए जो ये टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये टेबल सही से पढ़ ली, याद रही आपको, तो ऐसा मानिए कि सोलर सिस्टम के ऊपर या यूनिवर्स में जो क्वेश्चन आते हैं 75 से 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अगर आपको ये टेबल याद रह गई तो, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर करा दिया है कि क्या क्या प्लैनेट्स पर आपको ध्यान रखना है। तो ये बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है बिगेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वह है आपका जुपिटर, बृहस्पति है। नीला प्लैनेट, आपको पता है नीला प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, धरती जिसपे आप हैं। ग्रीन प्लैनेट, हरा प्लैनेट किसको कहते हैं, यूरेनस, अरुण ग्रह को। सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकता कौन सा ग्रह है, वीनस, शुक्र। सबसे ठंडा, ठंडा है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ठंडा क्यों है, क्योंकि नेपच्यून सबसे दूर है, जो सन से बहुत दूर होगा वो नेपच्यून सबसे ठंडा होगा। अच्छा, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो मरकरी है वो सबसे गर्म है, नहीं, मरकरी सन के सबसे नजदीक है, बट सबसे गर्म आपका मरकरी नहीं, सबसे गर्म आपका वीनस है। इवनिंग स्टार, शाम का सितारा किसको बोलते हैं, वीनस, शुक्र को बोलते हैं। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सबसे पहले बताया, तो क्या है वो, आपको नाम पता है, नेपच्यून। हॉटेस्ट प्लैनेट, शुक्र, वीनस, मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी नहीं है जो नजदीक सबसे ज्यादा है, वीनस है जो सबसे गर्म है प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं, डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे घना, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी आपको पता हो, अर्थ। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन और फास्टेस्ट रोटेशन, ये दो अलग चीजें हैं। अच्छा, रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, मतलब ये आपका घुमाव क्या होता है, और ये क्रांति क्या होती है। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, अगर वो सूरज के चक्कर लगा रहा है तो वो एक पाथ पे चक्कर लगाता है, उसका रास्ता होता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। इससे क्या होता है, इससे जैसे एक मौसम चेंज होता है, अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो। अब रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मतलब होता है जो कोई भी ग्रह है वो अपना अपने उसके एक्सिस होगा, उसका एक घर होगा, वो अपने ही घर में चक्कर लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कौन कर पाएगा, सबसे जल्दी सूर्य से चक्कर कौन लगा लेगा, जो सन के सबसे नजदीक है वो क्या है, वो है मरकरी। और सबसे तेज रोटेशन कौन करता है, वो है जुपिटर। अच्छा, आपको ये आइडिया है कि अर्थ कितना तेज रोटेट करता है, अर्थ को अपना रोटेशन पूरा करने में लगता है 1 दिन, मगर जुपिटर उससे जल्दी कर लेता है। प्लैनेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, वो है जुपिटर के पास। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, वो है आपका मरकरी। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, अब कंफ्यूजन है कि वीनस है या मार्स है, तो वीनस नजदीक है। लाल ग्रह, रेड प्लैनेट को बोलते हैं मार्स को। अभी कुछ समय पहले की बात है, आपने अगर गौर किया हो कि न्यूज वगैरह में आपको बताया होगा कि मार्स आपके अर्थ के सबसे नजदीक आने वाला है। कई जगहों पर हमारे भारत के कई हिस्सों में देखा भी गया था कि हाँ, मार्स उनको दिखा था, लाल उनको दिखा था कुछ। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन रोटेशन फास्टेस्ट है, स्लोएस्ट है, तो नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून सबसे दूर है तो बहुत टाइम लगता है पूरा करने में, और रोटेशन है वीनस का सबसे धीरे। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, वो है आपका मरकरी। और लास्ट क्वेश्चन है अर्थ स्क्रीन, पृथ्वी का जुड़वा, मतलब पृथ्वी जैसे दिखने वाला या थोड़ा उसके जैसा, किसको किसको बोलते हैं, वीनस को, शुक्र को बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए किसके बारे में, कुछ प्लैनेट्स को लेकर, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा कि ये सारे पॉइंट्स मेन है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला आता है मीटियोर्स एंड मीटियोइड्स। ये क्या है, उल्का और उल्कापिंड क्या है, इनको आप शूटिंग स्टार्स भी बोलते हो। ये क्या होते हैं, ये अर्थ की तरफ आते हैं, मतलब क्या होते हैं, ये गोले होते हैं, किसके, पत्थरों के तरीके से, ये एस्ट्रोइड से मिलके बनते हैं, जब वो सब आपस में मिलते हैं उसमें ये बनता है। अगर मीटियोर सही से जला नहीं और वो अर्थ पे आ गया, मतलब हमारे जो धरती पर आ गया, तो उसको आप मीटियोइड्स बोलेंगे। शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध ग्रहों के आपस में टकराने से बनते हैं। उल्का पिंड जो पूरी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं जलते हैं, पृथ्वी पर उतरते हैं, उसको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब आपने जो प्लैनेट पढ़ते हैं वो क्लासिफाई कर जाता है 2 हिस्सों में, एक होता है इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, और दूसरा होता है आउटर प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह। इनर में कौन कौन है,
मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सारे इनर में आते हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आउटर में कौन से जाते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सारे आउटर में है, मतलब इनर नजदीक होंगे, आउटर दूर होंगे। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा अर्थ की तरफ। हमें अर्थ ही पढ़ना है। देखिए पढ़ना तो हमें सारे पढ़ने चाहिए, सन के बारे में, मून के बारे में, बट जो मेन मेन है मैं आपको मेन चीजें बताता कि आपको याद रहे, पेपर में आपकी तैयारी अच्छी रहे। तो अब आते हैं अर्थ के लिए। अर्थ को क्या होता है? अर्थ को आप ब्लू प्लैनेट बोलते हो, नीला ग्रह बोलते हो, क्योंकि भाई पानी बहुत ज्यादा है अर्थ पे। एक चीज आती है पेरिहीलियन। पेरिहीलियन क्या होता है? एक नियरेस्ट पोजीशन अर्थ की और सन के बीच में। देखिए ऐसा होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम पे जो सन है और जो अर्थ है उनकी दूरी थोड़ी कम हो जाती है, और एक एपीहीलियन होता है, ये फारसेस्ट पॉइंट है कि उस पॉइंट पे सबसे दूर होता है, उसको बोलते हैं एपीहीलियन। ऐसे ही द अर्थ इंटीरियर इज कंपोज ऑफ 3 मेजर लेयर्स। क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 प्रमुख परतों से बना हुआ है। क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया। रोटेशन मतलब क्या होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट जाता है, जिससे डे एंड नाइट बनते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ एक चक्कर लगाता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में घूमता है, सन के चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और ये कब होता है? ये 1 साल में होता है। इससे क्या चेंज होता है? इससे होता है सीजन चेंज। तो पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन से क्या होता है? अपने एक्स पे घूमना, दिन और रात होते हैं। और आपका जो परिक्रमण होता है ये आपके ये सन के चारों तरफ लगता है ताकि सीजन चेंज हो सके, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डाटा किसके बारे में? अर्थ के बारे में डाटा पढ़ते हैं। जो आपकी पृथ्वी है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है आपका 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है अर्थ पे? 21 जून। सबसे लंबी रात 22 दिसंबर। ऐसा कौन से 2 दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होता है, मतलब जितना घंटे का दिन था उतने घंटे की रात होती है? ये होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये जो 3 मैंने 4 जो आपको डेट बताई हैं, ये प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। पेपर में कहीं भी कोई भी लेवल का पेपर हो, एसएससी, जीडी, ट्रेडमैन, यहाँ तक कि यूपीएससी तक का पेपर की मैं बात करता हूँ, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सबसे लंबा दिन कौन सा है, सबसे लंबी रात कौन सी है, कौन से उसमें पड़ता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे हैं हमारा आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन पूरी करने में अर्थ को लगते हैं 24 घंटे, ठीक। आईएसटी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब देखिए ये क्या है? आईएसटी क्या है? भारतीय मानक समय क्या है? आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में टाइम जैसा तो होता नहीं है। अब सबसे टाइम तो अलग चल रहा होता है। जैसे मान लो अगर अभी मैं बोलूँ यहाँ के मान लो 5 बज रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में 5 ही बज रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो है कि अगर आपने बोला कि दिल्ली में 5 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है महाराष्ट्र में भी 5 बज रहे हैं, इसका मतलब है कि कलकत्ता में भी 5 ही बज रहे हैं, या तक कि आपका जो आपका तमिलनाडु होगा वहाँ भी 5 ही बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश भी 5 ही बज रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फॉलो करते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया है उसके बीच से हमने एक रेखा खींच रखी है, उस पे जो टाइम हो रहा होगा वो आपके कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, वहां से गुजरती है। वहां पे जो टाइम हो रहा होगा वो टाइम पूरे इंडिया में माना जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सूरज है, अगर मैं बोलूँ अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है, और जो आपको गुजरात है 2 घंटे बाद उगता है। तो इस तरह देखा जाएगा तो यार समय तो हमारे भारत में भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने भारतीय मानक समय रखा है जो पूरे भारत में मान्य रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका एक्लिप्स, ग्रहण। अभी ग्रहण क्या होते हैं? ग्रहण सुने होंगे, 2 तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। अच्छा ये होते क्या? व्हेन द लाइट ऑफ द सन और द मून इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी, द सन और द मून इज सेड टू बी एक्लिप्स। कभी भी सूरज की रोशनी या जो चांद की रोशनी है उसको मैं बंद कर दूं, उसको मैं रोक दूं, ब्लॉक कर दूं किसी तरीके से, तो उसको आप बोलते हो कि उनको ग्रहण लग गया। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? इट इज कॉज्ड when the moon revolving around the earth comes in between the earth and sun, thus making a part or whole of the sun invisible from a particular part of the earth, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब भी चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। इससे क्या होगा? अगर चांद बीच में आ गया तो सूरज का कुछ हिस्से का जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे आप? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स बोलेंगे। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण क्या होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, जब मून और सन मतलब जो आपका चांद और सूर्य के बीच में अगर अर्थ आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? शैडो नहीं पड़ती है,
तो उसको आप बोलते हैं लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। तो यहाँ हमारा कुछ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अभी हम देख सकते हैं कि मैंने आपको कई चीज़ आपको बताई कि ये सबसे पहले यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बाद मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बाद हमने कुछ और टॉपिक्स पढ़े, कुछ फैक्ट्स पढ़े प्लैनेट्स के बारे में। देन हमने मीटियोर मीटराइड्स प्लैनेट्स क्या हैं, अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ डाटा पढ़ा अर्थ के बारे में, एक्लिप्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनकी तरफ। देखिए क्वेश्चन तो इसके ऊपर हजारों बन सकते हैं, मगर मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन कर रहा हूँ जो थोड़े से इनसे अलग भी हो सकते हैं। अगर आपने जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, अगर आपने यही अच्छे से समझ लिया है तो इसका मतलब आपका काफी हद तक काम हो गया है। बस क्वेश्चन तो मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है द प्लैनेस्ट नियरेस्ट टू द सन इज, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे लाइंस बताए थे मैंने। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आया था मरकरी, बुध। बुध सबसे नियरेस्ट है किसके, सन के, और बुध ही सबसे छोटा प्लैनेट भी है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, मरकरी इसका आंसर है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए सन और मरकरी मतलब जो आपका सूर्य और बुध है उसके बीच में दूरी कितनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो डिस्टेंस है किसके बीच का, मैं बताने जा रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मरकरी कितना है, वो है आपका 67 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 67 मिलियन किलोमीटर आपका डिस्टेंस है किसके बीच का, सन और मरकरी के बीच का। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मरकरी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा द टाइम डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। आईएसटी और जीएमटी के बीच का समय अंतर क्या है। देखो आईएसटी मैंने आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए ये क्या है, आईएसटी तो हम इंडिया में फॉलो करते हैं और जीएमटी पूरे वर्ल्ड में फॉलो करा जाता है। तो हम कितना उनके बीच में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है आपका 5 घंटे 30 मिनट का, 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी, 5 आवर 30 मिनट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन द अर्थ रीच इट्स पेरिहीलियन देन, जब पृथ्वी अपनी परिधि में पहुंचती है तब किसके नियरेस्ट होती है। मैंने आपको बताया था उससे पहले, अगर आपको ऊपर का कंटेंट याद हो, पेरिहीलियन एपीहीलियन। पेरिहीलियन क्या होता है, पेरिहीलियन होता है जब नियरेस्ट टू द सन एंड मून बोथ, जब नियरेस्ट टू द सन हो, सूर्य के सबसे नजदीक हो, क्या अर्थ आपका जो सूर्य से सबसे नजदीक हो जाता है। अभी अगर मैं आपको जल्दी की बात बताऊं, 2 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक, इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका डी, नियरेस्ट टू द सन। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा टाइड्स आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ द, ज्वार मुख्य रूप से किसका परिणाम है। ये आपका परिणाम है अट्रैक्शन ऑफ द मून का, चंद्रमा का आकर्षण। जब चंद्रमा का आकर्षण होता है तो इससे क्या होता है, टाइड्स होती हैं। देखिए कई सारा फोर्स होता है, एक डिफरेंशियल फोर्स होता है जो अर्थ पर लगता है, ओशियन पे लगता है चांद की वजह से, तो ये वही चीज है, उसी से टाइड्स बनती है, लहरें होती हैं। तो इसका आंसर क्या आपका ए, अट्रैक्शन ऑफ द मून इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इन हाउ मेनी ईयर्स हाफ मीटियोइड्स अपीयर्स, कितने साल में आधा उल्कपिंड दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है आपका 76 साल में, 76 ईयर्स में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी, 76 ईयर्स का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। अगर आपको टेबल याद हो तो क्या था, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मैंने आपको पहले समझाया भी था। अच्छा रीजन भी है, मार्स मंगल को आप लाल ग्रह बोलते क्यों, उसका रीजन है कि जो उसकी मिट्टी है वो एकदम जंग लगे हुए लोहे की तरह, रस्टी आई तरह दिखती है, इसलिए उसको आप लाल ग्रह बोलते हैं। इसका आंसर क्या है, फिर सी, मार्स इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए, क्या नापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक वेव्स। जब भूकंप आता है उसकी लहरें आती है तो उसको नापने के लिए आप सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हो। तो इसका आंसर क्या आपका ए, अर्थक्वेक वेव्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा अ नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। देखिए बात हो रही है अर्थ के नीचे की, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग की, तो मतलब वहां पे सिस्मिक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगें होंगी, तो उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। इसका आंसर क्या है आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, बताया था मैंने कौन सा है, वीनस। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, वीनस इसका आंसर हो गया। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछ ही लूँ, आपको अगर मैं एक डाटा बताना चाहूँ, तो अगर ये देखें कि अर्थ और वीनस के बीच में कितना डिस्टेंस है और अर्थ और मार्स के बीच में कितना डिस्टेंस, आपको पता भी तो होना चाहिए, क्योंकि कई बार भाई आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बता देता हूँ मैं, अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ किसके बीच में, अर्थ और वीनस के बीच में, मतलब पृथ्वी और शुक्र के बीच में, तो वो कितना है, वो है आपका 200
29 मिलियन किलोमीटर। ठीक। और अगर मैं वही बताऊं अर्थ और मार्स के बीच में, मतलब पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में, तो वो है 357 मिलियन किलोमीटर। तो कौन पास हुआ? वीनस। इसका आंसर क्या है? डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड प्लैनेट। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कौन सा बताया था मैंने? जो सबसे दूर है, सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर है आपका नेपच्यून। मगर यहाँ आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन में नेपच्यून नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन कोई मिस्टेक है यहाँ पे ऑप्शन में नेपच्यून है ही नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को आप काट के उसके बदले आप नेपच्यून कर सकते हैं। तो वो इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, नेपच्यून इसका आंसर है। याद रखिएगा सबसे ठंडा ग्रह है आपका नेपच्यून है। मिस्टेक हो सकती है, जो राइटिंग टीम होगी उनसे आई थिंक लिखते टाइम पे मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान दे सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, नेपच्यून इसका आंसर है। सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा? आपका नेपच्यून। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डे एंड द नाइट। अगर दिन और रात होने के पीछे का क्या कारण है? क्या बताया था मैंने? अर्थ का रोटेशन। जब पृथ्वी का घूमना होता है उससे क्या होता है? दिन और रात होते हैं। इसका आंसर क्या है आपका? ए इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस पर स्थित है? ये आपके स्थित है 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट पर। क्या होती है ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होती है, मतलब देशांतर रेखाएं होती हैं जो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे होती हैं। जब भी ये डेज ये क्रॉस करती है, जब भी ये लाइन क्रॉस होगी तो मतलब एक दिन पूरा हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हो इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल जो कि हमारा इन हाउ मेनी एंगल नाउ मेनी अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण में झुकी है? देखिए क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही होती है तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा झुकी हुई होती है। ऐसा नहीं कि एकदम सीधी अर्थ है, एकदम सीधी जो पृथ्वी है वो घूम रही होती है, थोड़ा सा घूमी होती है, थोड़ा सा गिरी होती है। तो कितने डिग्री होती है? वो होती है आपकी 23 हाफ डिग्री, 23.5 डिग्री वो गिरी होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, इतनी वो झुकी होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? जुपिटर। पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा कितना बड़ा है, अगर मैं अंदाजा बताऊँ तो कितना अंदाजा लगाओगे आप? तो इसका अंदाजा मैं बताता हूँ आपको, लगभग 1300 अर्थ, मतलब 1300 पृथ्वी मिल जाए, पृथ्वी जैसे 1300 और आ जाए, तब कहीं जाके वो जुपिटर के अंदर आ पाएंगे। इतना बड़ा जुपिटर है। तो लगा लीजिए अंदाजा कितना होगा। इसका आंसर क्या है? बी, जुपिटर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है? जब मून कम्स बिटवीन सन एंड मून, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या तो पूरा और या तो कुछ हिस्सा सन का में नहीं दिखता, तो इसमें क्या होता है? सूर्य ग्रहण, सूर्य एक्लिप्स होता है। इसका आंसर क्या है आपका? सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड दे वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ। ज्वार संकलित है और वे जगह जगह से भिन्न होते हैं। क्यों? द मूवमेंट ऑफ मून इन द रिलेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। जो चंद्रमा की गति होती है उसके कारण भी टाइड्स होती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब, ऐसा तो है नहीं कि पूरे अर्थ पे पानी एक जैसा ही है, सब जगह अलग अलग भी है। इरेगुलरिटीज इन द कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियंस, महासागर कहीं पे बड़े हैं कहीं पे छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, सारे सही है। इन सबके कारण यही ऐसे रीजन है कि जो टाइड्स है सब जगह अलग अलग आती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे, अब हमने क्या किया, हमने टॉपिक खत्म करा, क्या था हमारा? यूनिवर्सल एंड सोलर सिस्टम। ऐसे ही हमारा एक और टॉपिक है, इसके अंदर हम इसी क्लास में एक टॉपिक और कवर करेंगे, जो क्या है हमारा? जो है हमारा रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, चट्टाने और भू आकृतियां। हम भी सेम उसी तरीके से हमने पहले टॉपिक को करा था, पहले हमने पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन करे थे, ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। पहले टॉपिक समझेंगे फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है? रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, चट्टाने और भू आकृतियां। रॉक्स क्या होते हैं? चट्टाने क्या होती हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स फाउंड मोस्टली सॉलिड स्टेट। चट्टानें अलग अलग पदार्थ से बनी होती हैं जिन्हें खनिज कहा जाता है, जो ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक। रॉक्स आपकी तीन तरीके से होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। अब देखिए होती क्या है, इग्नियस रॉक क्या होती है? जब भी ज्वालामुखी से कोई मैग्मा आता है, मैग्मा में कोई लावा निकल के आया और वो जमीन पे आके जब जमना शुरू करता है, तो वो जो पत्थर बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स या जो और भी मैटर है और भी चीजें हैं, वो जो नीचे जमीन में दब जाती हैं, इतने सारे प्रेशर जो अर्थ के अंदर, इतने सारे प्रेशर उसके अंदर बनता है, उनके कारण जो चट्टानें बनती है, जो पत्थर बनता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? जो आपकी काइंटिक चट्टानें होती हैं, ये बनती नहीं है। ये क्या करती हैं? ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर ही बनती है। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जो आप क्वार्ट्ज पढ़ते हैं वो सारा इसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है अर्थक्वेक। अगला क्या है? भूकंप। एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस may produce vibration or shaking in earth's crust and some of these vibrations when reach the surface are known as earthquake। पृथ्वी की सतह के नीचे कोई भी अचानक विक्षोभ पृथ्वी की पपड़ी में कंपन या कंपन पैदा कर सकता है, और इनमें से कुछ कंपन सतह पर पहुंचने पर भूकंप के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्या होता है, पृथ्वी के नीचे ना अर्थ के अंदर कई सारी प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या मूव करती हैं, तो उससे भूकंप आता है। कई बार भूकंप इतना बड़ा भी होता है कि कई बार धरती फट जाती है, मकाने टूट जाते हैं, क्योंकि भाई भूकंप की भी कई बार तीव्रता बढ़ जाती है। ये होता है आपका अर्थक्वेक। अगला आता है हमारा वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी, वोल्केनो। इट इज अ फिनोमेना ऑफ सडन इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा, गैसेस, ऐश एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू द सरफेस। यह पृथ्वी के अंदर से सतह पर गर्म मैग्मा, गैसों और राख को या अन्य सामग्री को अचानक विस्फोट से लाता है अर्थ के ऊपर। कितने तरह के वोल्केनो होते हैं? 4 तरीके से, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, रिंग्स ऑफ फायर। सक्रिय क्या होते हैं? जो अभी भी सक्रिय हैं। निष्क्रिय, जो अब निष्क्रिय है मतलब जो अब सक्रिय नहीं है, जैसे आपका अंडमान निकोबार का जो आइसलैंड है, बैरन आइसलैंड। विलुप्त, जो बहुत जगह पाए ही नहीं जाते हैं। और रिंग ऑफ फायर, ये आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा सा मिल्क किया किसी चीज से, ये कुछ उससे रिलेटेड होता है। आगे आते हैं हमारे लैंडफॉर्म की तरफ, भूआकृतियों की तरफ। ये क्या होते हैं? हमारे पास 3 तरीके के मेजर लैंडफॉर्म्स है। क्या क्या? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। पर्वत, पठार और मैदानी इलाका। माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, पहाड़ के बारे में। एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ हिल और माउंटेन। माउंटेन्स को भी 4 में बांटा गया है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स। पृथ्वी की सतह के कुछ हुए भाग को पहाड़ी या पर्वत कहा जाता है। अगर आप भारत की बात करो तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे पहाड़ी इलाके। प्रकार की बात करोगे तो वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत है। पठार, प्लेटूज क्या होते हैं? देखिए प्लेटूज एक तरह का फ्लैट होता है, हल्का सा ऊंचाई पे मगर फ्लैट, हल्का सरफेस होता है, इसका टॉप सर्फेस होता है, रफ होता है। जितनी भी आप खनिज पाए जाते हैं आपके पास, वो सारे ज़्यादातर प्लेटूज में पाए जाते हैं। ठीक, तभी आप अगर देखोगे, अगर आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो उसमें जितनी भी चीज़ें, चाहे हमारा सोना, चांदी, हीरा, कोयला, टिन, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कुछ भी पाया जाता है, ज़्यादा हमें नीचे की तरफ पाया जाता है, जहाँ पे प्लेटूज है, जहाँ पे ज़्यादा पठारी इलाका है। ठीक, अगला आता है प्लेन्स, मैदानी इलाका। आर रिलेटिवली लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड सरफेस विद लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ प्लेन। एक अपेक्षाकृत नीची और समतल भूमि की सतह जिसके उच्चतम और निचतम बिंदुओं के बीच कम से कम अंतर होता है, उसे मैदान कहते हैं। जैसे अभी आप जहाँ पे हो, जैसे दिल्ली, मुंबई या यूपी, बिहार, ये सब मैदानी इलाका है, यहाँ पे खेती अच्छी से होती है। आप प्लेन्स में अच्छे से खेती कर सकते हो, माउंटेन्स और प्लेटो में खेती करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ आपका एक टॉपिक भी खत्म होता है जो इसके बारे में पढ़ना था। अब हम इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं ताकि हमारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। नदियों द्वारा नीचे लाई गई मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? देखिए मिट्टी के कई सारे प्रकार होते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सैंड, ये सारी कई सारी सॉइल्स होती हैं। अगर पूछा गया है कि अगर कोई मिट्टी ऊपर नदी के साथ आ रही है तो उसको कौन सा नाम दिया जाएगा, तो वो होती है एलुवियल सॉइल। ये किससे मिलकर बनी होती है? इसमें सैंड, क्ले, सिल्ट, बहुत चीजें होती हैं। इसका आंसर क्या है आपका? ए, एलुवियल सॉइल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द मोस्ट अबेंडेंट पावर रिसोर्सेज अकर इन। सबसे प्रचुर मात्रा में बिजली के संसाधन कहाँ पे मिलते हैं आपको? ये आपको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्यों मिलते हैं? कि बनता कैसे है, इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बनाता है, तो सारे प्रेशर झेलता है तभी बनता है। तो इसका आंसर आपका सी, सेडिमेंट्री रॉक्स का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा लिथोस्फेयर इज द। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसको आप सॉइल बोलते हो, मट्टी बोलते हो, वो आपकी लिथोस्फेयर में आती है। 3 चीजें होती है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। लिथोस्फेयर मतलब हम स्थलमंडल की बात करें, मतलब सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो इसका आंसर क्या आपका? ए, इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा इग्नियस रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अग्निय चट्टाने की विशेषता क्या है? इसमें जो इग्नियस रॉक की बात हो रही है, इग्नियस रॉक मैग्मा से बनता है। मैग्मा मतलब जो ऊपर से मैग्मा जो वोल्केनो से निकलता है। क्या इसके अंदर फॉसिल्स होंगे? एक भी फॉसिल्स पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, तो मैग्मा है। तो इसका आंसर क्या है? विदाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स नहीं होते इग्नियस रॉक्स में, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्टेड ऑफ। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या होता है? अवसादी चट्टानें, मैंने क्या बताया किससे बनती हैं? जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल से नीचे मर के या दब जाते हैं जमीन से, उनसे बनती है। तो इसका आंसर क्या आपका? बी, प्लांट्स एंड एनिमल्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा मॉल्टन मैटर
इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? मैग्मा, जो वोल्केनो से निकलता है उसको आप यही बोलते हो, मोल्टेन मैटर बोलते हो। इसका आंसर क्या आपका बी, मैग्मा। इसका आंसर बहुत गर्म भी तो होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट आपका एक एग्जाम्पल है किसका? मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानों का एक एग्जाम्पल है। इसका आंसर क्या आपका ए, मेटामॉर्फिक रॉक इसका एग्जाम्पल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन जो कि आपका कोरल रीफ आर लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय, प्रवाल भित्तियां द्वारा निर्मित क्या है? ये आपके ऑर्गेनिज्म द्वारा बनती है। देखिए क्या होता है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेड कोरल डाइज एंड टर्न इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आप कोरल रीफ बोलते हो। मतलब क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि कुछ मात्रा में जो आपके कोरल मर जाते हैं और नीचे दब जाते हैं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसको आप कोरल रीफ बोलते हो। ठीक, इसका आंसर क्या आपका बी, ऑर्गेनिज्म इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन, जीवाश्म समानता में कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, फॉसिल्स कहाँ पाए जाएंगे? अब देखिए इग्नियस रॉक तो क्या होती हैं, जो मैग्मा से, तो मैग्मा तो फॉसिल्स होते हैं, अभी आपने क्वेश्चन ही पढ़ा था। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलकर बनी होती है, तो इसमें हम कह भी नहीं सकते हैं। अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे, प्लांट्स एनिमल्स नीचे दब जाते हैं तो उन्हीं से तो फॉसिल्स बनता है। कहाँ पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में, जिसका आंसर क्या आपका सी, सेडिमेंट्री रॉक्स का आंसर है। देखिए आप गौर करिए, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने जो ऊपर का इंट्रोडक्शन है अगर वो आपने ढंग से समझा, वो ढंग से पढ़ा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो आपका मेन ध्यान उस पर होना चाहिए। तो यहाँ हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास खत्म होती है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको अगली क्लास लाएंगे ज्योग्राफी, इसमें हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी पूरी खत्म करेंगे। क्वेश्चन में इसी से कंटिन्यू कराऊंगा। अगर आपने हिस्ट्री की मेरी सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा मैंने एक से क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हम लमसम 200-250 क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे। तो ऐसे ही मैं ज्योग्राफी में मैंने पहले से स्टार्ट किया है, इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करूंगा और हम आगे और टॉपिक करेंगे। आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर रखी है, उसमें क्या है जो क्वेश्चन आपने अभी यहाँ पढ़े हैं या और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने उसमें रख रखा है। उसमें क्या होता है, आपने जो पढ़े हैं उनको वहाँ पे अप्लाई करिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, हमने प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चन की। क्या पता आपका स्कोर अच्छा आएगा, अच्छा नहीं आता है तो और करिए प्रैक्टिस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी मन चाहे बार करिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।